नमस्कार साथियों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो उठाइए पेन पेपर और आइए आज 28 फरवरी दैनिक समसामयिकी को करते हैं नेस्तनाबूद। परीक्षा, आप कोई भी परीक्षा दिलाने जा रहे हैं, दैनिक समसामयिकी, स्टैटिक जीके और राज्य दर्शन का ये अनोखा संगम आपके लिए प्रस्तुत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमने लिया है कर्नाटक और मेघालय राज्यों को, और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का अनोखा संगम आपको करंट अफेयर के साथ देखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ना तो भारत का सामान्य धन छूटेगा और ना ही आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य धन छूटेगा। कंप्लीट टॉनिक, कंप्लीट जीएस फॉर सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम जो दिलाने चल रहे हैं। आप सीजी एडीओ दिला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम दिला रहे हैं, दिल्ली में कोई एग्जाम दिला रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज क्या है खास, कि जब तक हृदय में है शांति तब तक मलय हूं मैं, और भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय हूं मैं। आइए इन्हीं लाइनों के साथ में देखते हैं समसामयिकी आपके सिलेबस में 100% है, और क्या है आज की खास सुर्खियां उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को सबसे पहले थोड़ा सा, कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, ये हर देशवासी के दिल में जुनून होना चाहिए। और इसी जुनून के साथ में तो चंद्रशेखर आजाद जी ने काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र पूरी तरह से परफेक्ट किया, सैंडर्स की हत्या का बढ़िया परफेक्ट प्लान बनाया, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज में जो बेचारे वो हताहत हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका बदला भी लिया, और 27 फरवरी को इन्होंने अपने आप को अंतिम गोली से खुद ही शहीद कर लिया। और इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, लगाइए एक आग और कहिए कि चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, और कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियां। IIM रायपुर ने अपने परिसर में किया 2 दिवसीय युवा परामर्श कार्यक्रम का आयोजन। 27 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन किया गया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितवाड़ा गांव से 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का किया उद्घाटन। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे संभाजी नगर नया नाम दिया गया है, में बीमन्स 20 इंसेप्शन मीट का 2 दिवसीय बैठक का किया गया आयोजन। इसमें दुनिया भर की महिलाएं आई थी। आपको बताएंगे कि रूस से, फिनलैंड से, कहाँ से आई थी, सब हम आपको आज बताने वाले हैं। भारत 107 यूनिकॉर्न के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। दोस्तों, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत ने 523.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का प्याज का किया निर्यात। प्याज का दाम कई देशों में 1000 रुपए किलो तक पहुंच गया है, इसके बारे में बताएंगे। और कई देश तो प्याज बैन कर दे रहे हैं, और कई देशों में तो प्याज की जो लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं उनके ऊपर रेड पड़ रहा है। तो प्याज है बहुत खतरनाक, प्याज सरकार तक गिरा देती है, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, मार्कोनी पुरस्कार 2023 के विजेता बने कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन। और रायपुर के, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन किया गया आयोजित, इसे आप याद रखिएगा। आइए बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप क्वेश्चन, कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं भैया। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने हैं, तो हम 33 जिलों के बारे में आपको बता चुके हैं, और 33 जिलों का रिवाइज भी हम आपको कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप बताइए छत्तीसगढ़ राज्य के 9 गठित जिलों का सही क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा, कि भाई 30वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तो नहीं है, इसको तो हमने शायद 29वां पढ़ा था, आपको याद है। 30वां जिला कौन सा था, सारंगढ़ बिलाईगढ़ था। 31वां कौन सा था, खैरागढ़ छुईखदान था। ऐसे टाइप का था, क्या था भाई साहब, आप इसको एकदम सही लगाइए और बताइए क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। 29वां जिला जो हमारा था, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी था, जिसका जो मात्र राज्य है, जो इनके पापा हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के, ये हमारे राजनांदगांव भाई साहब है, ठीक है। तो राजनांदगांव जिले से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना, और राजनांदगांव से ही याद रखिएगा हमारा 31वां जिला खैरागढ़ छुईखदान बड़ा। ये दोनों मात्र राज्य हैं, कौन जो है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई, ये दोनों जिले बने हैं अभी, राजनांदगांव से 2 जिले बने हैं, इसे याद रख लीजिएगा। हमारा 30वां जिला था सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिसमें आपको बताना है ये किस जो है जिले, इनका मातृ जिला कौन सा है। उसके बाद 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, आपको कोरिया तक ले जाना है और कमेंट में बता देना है कि इनका मातृ जिला कौन सा है। और 33वां जिला शक्ति जांजगीर चांपा को भी याद रखिएगा, जहां से गौमूत्र खरीदी योजना भूपेश बघेल सरकार ने हरेली के पर्व पर प्रारंभ किया था। इसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ किस दिनांक से हुआ। आप अंत तक बने रहें, सब कुछ आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए। 29वां जिला हमारा मोहला
सुल्तानपुर अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से पड़ा। 30वां आप देख रहे हैं रायगढ़ और बलौदा बाजार से बना है। 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई राजनांदगांव से, और 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरबी भरतपुर कोरिया से आया है। और 33वां जिला शक्ति है तो जांजगीर चांपा में चंद्रहासिनी देवी माता जी थी, इनकी शक्ति लेके सीधे चंद्रहासिनी देवी माता भी जो है शक्ति जिले में चली आई हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई साहब, पूरी जानकारी आपको देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए निम्न में से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था भाई साहब? तो आप जान लीजिए कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर कासिम था और बाकी दो गद्दार सेनापति लॉर्ड क्लाइव से जाके पहले ही मिल गए थे। ठीक है, इसीलिए हमारे बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला ये जो है हार गए थे। और आप जान लीजिए प्लासी का युद्ध 1757 में कब हुआ था? तो 23 जून 1757, वो तारीख भी याद रखिएगा कब, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। हमारे जो है बंगाल के नवाब का सेनापति था मीर कासिम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था, जो बाद में जो है यहाँ गवर्नर जनरल भी बनता है, वही सेनापति था। ठीक है, वाडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, पूछा जाता है सीधे एक लाइन में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इन्हें भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा के रखिए। बक्सर का युद्ध आपसे पूछ लिया, पानीपत का युद्ध किस नदी किनारे पर लड़ा गया था भैया? तो भागीरथी नदी किनारे लड़ा गया था। ये मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में पड़ता है प्लासी नामक स्थान। वहीं पर जो है हमारे अंतिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे, और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत होती है। इसे भी आप याद रखिएगा। नवाब का सेनापति मीर जाफर और फिरंगियों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। दोस्तों, बौद्धिक संपदा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हमारे भारत का बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बता दीजिएगा। हम 42वें स्थान पे हैं। इसे जारी कौन करता है भैया? इसे अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है, और फर्स्ट स्थान पे अमेरिका ने अपने आप को रख लिया है। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जीआई टैग है। अब दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था, आपने देखा, ये पहला जीआई टैग था जो 2004 में मिला था। ठीक है, ये किस एक्ट में जो है, किस अधिनियम के तहत ये आया, वो आप हमें बताइएगा। और भारत में 2003 से ये एक्ट लागू हुआ था, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मिथिला मखाना बिहार का अभी हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है। तंदूरी रेड ग्राम को जो है तेलंगाना का, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। खुबानी लद्दाख की। और प्याज ने पूरे दुनिया की हालत खराब करके रख दिया। ठीक है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे प्याज 1000 रुपये किलो बिक रही है, तो प्याज के बारे में भी बताएंगे। महाराष्ट्र की प्याज को आपको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, हाल ही में बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती का आयोजन कहां किया गया? तो भाई साहब, बंजारा समुदाय 10 से 12 करोड़ की आबादी हमारे पूरे देश में बंजारा समुदाय की है। ठीक है, और जो इसका आयोजन है दोस्तों, पहली बार किया गया है हमारे नई दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। ये बंजारा समुदाय जो है एक बहुत बड़ा समुदाय है, जो पूरे देश में बंजारे लोग पाए जाते हैं, और दिल्ली में जो है कर्नाटक, तेलंगाना, हर जगह से लोग आए हैं बंजारा समुदाय के। और जो अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि भैया संत ये जो सेवालाल महाराज जी हैं, इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि भी याद रखिएगा, जिसे बंजारों का काशी कहा जाता है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसे आप भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, ये क्या है? तो 80 घाट कहाँ? वाराणसी में है। सरयू तट अयोध्या में है, जहाँ भगवान राम जो है यहाँ आते हैं। और सीतामढ़ी हर चौका भी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जहाँ भगवान राम के पैर पड़े थे। और 9 जो राम वन गमन पथ है छत्तीसगढ़ में, उस सर्किल में हमारे 9 स्थान कौन कौन से हैं, उसे एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और नहीं रिवाइज करते हैं तो क्लास को अंत तक देखिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हाल ही में बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती यहाँ मनाई गई। और बंजारा समुदाय के एकमात्र सांसद हैं डॉक्टर उमेश जाधव। आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ है। और यही शिवमोगा जिले में ही शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल की डेट में किया है, 27 फरवरी को। और उसको लेकर भारत में हम आपसे पूछें कितने हवाई अड्डे हो गए हैं, तभी भारत में 148 हवाई अड्डे हो चुके हैं। 2014 में हमारे पास मात्र 74 हवाई अड्डे थे। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि इन 10 सालों में मोदी कार्यकाल में 100 नए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं। दोस्तों, कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज अगर आपसे पूछ लें वायुसेना करती है कि कौन सी सेना करती है, तो आप बताइएगा कि वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, इसको हमारे वायु सेना के लोग करते हैं। और हमारी वायुसेना की टुकड़ी जो है कहाँ जाएगी? तो ब्रिटेन में जाएगी। ब्रिटेन में इसका आयोजन हो रहा है।
है और इसमें दोस्तों ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। इसमें अकेला भारत और ब्रिटेन ही नहीं रहता, इसमें भारत ब्रिटेन के अलावा अमेरिका भी है, सिंगापुर भी है, फिनलैंड भी है। ये सब कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है। ये आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा कि वायुसेना द्वारा कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज की जाती है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और भारत के 145 वायु सैनिकों की टुकड़ी 6 मार्च से 24 मार्च तक ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स बेस में होगा। इसमें फिनलैंड, भारत, ब्रिटेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर की वायु सेनाएं संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगी। दोस्तों बीमन 20 के अध्यक्ष कौन है? ये आपका हमारा जो वुमेन 20 है, ये हमारा महिलाओं का जो एक संघ है, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी तो हमारा आप बताइए, डॉक्टर संध्या पुरोधा, सुश्री धरती पटनायक, निर्मला सीतारमण या स्मृति ईरानी। तो ये जो हमारा वुमेन 20 है, चूंकि हम G20 की अध्यक्षता भी कौन कर रहा है, तो G20 की अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन का आपसे पूछ लो कौन अध्यक्षता कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और बीमन्स की अध्यक्ष कौन है, बीमन्स 20 की? तो भैया इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा। ये जो है इसकी क्या है, बीमन्स 20 की अध्यक्ष है, इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और स्मृति ईरानी क्या है, तो अमेठी जिले से सांसद हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बीमन 20 का लक्ष्य क्या है? जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व में आगे ले आना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, जेंडर डिजिटल डिवाइड को दूर करना, ये बीमस 20 का लक्ष्य है। और इसमें दोस्तों रूस, दुनिया भर से, फिनलैंड, अमेरिका, हर जगह से जो महिलाएं ये आई थी और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और आप बताइए, हाल ही में कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा के उद्घाटन के साथ देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि देश में कुल जिलों की संख्या बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो क्या ये प्रश्न नहीं आ सकता है कि देश में अभी वर्तमान में कितने हवाई अड्डे हो चुके हैं? तो भैया 148 हवाई अड्डा हो चुका है। जब हमारा देश जो है 2014 में मोदी जी ने ये शासन संभाला था, तो हमारे देश में मात्र 74 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे और अभी ये शिवमोगा हवाई अड्डा जो है ये इसको लेकर 148 हवाई अड्डे हमारे देश में हो चुके हैं, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में 14वें संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया भाई साहब, ये बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्या बीकानेर पणजी में, बीकानेर राजस्थान में हुआ, पणजी गोवा में हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ या जगदलपुर छत्तीसगढ़ में हुआ? तो भैया 14वें सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ये बीकानेर राजस्थान में होता है। और सीआरपीएफ अपना जो है 84वां स्थापना दिवस जगदलपुर में मनाने जा रही है, जो नक्सलियों का गढ़ है, ठीक है। इसे भी हमने आपको बताया था और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर राजस्थान में 14वें संस्कृति राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, श्री अन्न क्या है, बार बार ये एग्जाम में आएगा। तो भैया जो मोटे अनाज हैं, जो हमारे मिलेट्स हैं, आप जानते हैं 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, और जो मोटे अनाज हैं उनको आप अगर मोटा अनाज कह दिए तो आपकी भाई कुटाई हो जाएगी, ठीक है। उसको श्री अन्न कहिएगा, सम्मान के साथ उसका नाम लीजिएगा, क्योंकि कोदो, कुटकी, रागी, ये जो हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं, मिलेट्स जो हैं, ये शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे पुराने लोग थे, इसी का सेवन करके कितनी लंबा जीवन जीते थे, तो इसीलिए अब इसको श्री अन्न कहा गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी को खाते थे, ठीक है। आईआईएम रायपुर परिसर में 2 दिवसीय युवा 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया गया? एकदम 1 नंबर है, आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको स्टार लगा के रख लीजिएगा। इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, ये एक केंद्र स्तर का आयोजन है, जो युवा 20 कार्यक्रम, परामर्श कार्यक्रम है। ये आयोजन हुआ हमारे रायपुर के आईआईएम परिसर में। ये 25 से 26 फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ है। आइए इसके बारे में हम पूरा आपको बताते हैं। आईआईएम रायपुर परिसर में दोस्तों आप देखिए कि इसका जो उद्घाटन हुआ, इसमें हमारे युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सम्मिलित हुए थे। इसमें जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सरूता और आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉक्टर राम कुमार ककानी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना है भैया। तो इसका जो उद्घाटन किया है, जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ने इसका उद्घाटन किया था, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इसमें सम्मिलित थे। आइए जान लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। लल्लन टॉप क्या है दोस्तों?
मुख्य संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों को उल्लेख किया गया। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 167 में। दोस्तों अनुच्छेद 163 में यह लिखा है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल को याद रखिएगा। दोस्तों लोकसभा का सदस्य यदि मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है और लोकसभा में मत दे सकता है। इस फैक्ट को दिमाग में बैठाइए, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कि लोकसभा का सदस्य अगर कोई सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो विधानसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं, विधान परिषद की भी बैठक में भाग ले सकते हैं और लोकसभा में वो जाके अपना निर्णायक मत भी दे सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में जान लीजिए, सीधे एग्जाम में आता है कि राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री होता है। इनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशासन को संचालित करने वाली प्रमुख 3 इकाइयां हैं, कौन कौन सी? मंत्रिमंडल, मंत्रालय और संचालनालय को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा मुख्यमंत्री को लेकर 15% होगा। मतलब आप 15% से ज़्यादा जो है मंत्री आप नहीं बना सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और ये एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आता है किस संविधान संशोधन के लिए व्यवस्था की गई और कब की गई? तो 2003 में की गई। 2003 में सरकार किसकी थी? बीजेपी की, अटल बिहारी की सरकार थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप बताइए। राज्य मंत्री परिषद में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो भैया मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल जो होते हैं वो जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं। चूंकि जो हमारे 3-4 ऐसे राज्य हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक राज्य हमारा तेलंगाना है। ये राज्य ऐसे हैं कि राज्यों में जो है जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति आवश्यक है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और भारत के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री के पद होने आवश्यक है। इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान से आपको मिल रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगर लगा दिया जाए तो मंत्रिपरिषद क्या होगी? मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी, या मुख्यमंत्री प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता रहेगा। उधर राष्ट्रपति शासन अपना चल रहा है तो चलने दो। तो भाई साहब इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो भैया इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो आपकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे डिसमिस, स्वतः ही भंग हो जाएगी। दोस्तों लल्लन टॉप फैक्ट में देखिए, एक सींग वाले गैंडे व हाथी के लिए असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता दीजिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो है रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो आप बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। दोस्तों साइलेंट घाटी एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है कहां है? तो बता दीजिए कि चुप रहने वाली घाटी केरल में है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है हमारे देश में? केरल की है। तो इसलिए केरल जो है शांत है, पढ़े लिखे लोग वैसे भी ज्यादा बड़बड़ाते नहीं है, वो शांत ही रहते हैं। दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख जो है ये कहाँ? शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेलारी, हासपेट, सदूर, चिकमंगलूर, लौह क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। ये पूछा जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है। और शिमोगा भी कर्नाटक में है, चित्रदुर्ग, बेलारी, हासपाट, सुदूर, संदूर, ये चिकमंगलूर, लौह क्षेत्र ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऐसे एक लाइन में पूछ लिया जाता है, इसलिए ललन टॉप पे हम आपसे इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि नुआ मुंडी, डाल्टेनगंज और जामादा जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है, ये लौह अयस्क क्षेत्रों के नाम है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। नुआ मुंडी, डाल्टेनगंज, जामादा ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र हैं, झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों सिंहभूम में मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में भी अलग से दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको दिया है। दोस्तों लौह अयस्क के भंडारण में उड़ीसा राज्य पहले स्थान पे है और हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे। इसको आप भूले तो नहीं है, याद कर लीजिए।
और अभ्रक देख लीजिए, विश्व का 90% उत्पादन हमारा देश भारत करता है। और अभ्रक का प्रयोग तापरोधी एवं ताप विद्युत निरोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग विद्युत तार में कुचालक के तौर पर किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। कोलार खान भारत की सोने की सबसे बड़ी भूमिगत खान है, इसे आप याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए किस राज्य में स्थित है। G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है? तो हमारा प्यारा भारत कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कि हमारा प्यारा भारत कर रहा है। इन दोनों को थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो वासुधैव कुटुंबकम को आप याद रखिएगा। वन नेशन वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये हमारे G20 2023 जिसकी हम अध्यक्षता कर रहे हैं हमारा देश भारत, उसकी थीम है वन नेशन वन फ्यूचर वन फैमिली, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये शरद कमल को मिला है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। सीमा पुनिया, एंथ्रोस पाल और अविनाश मुकुंद को भी मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। शरद कमल को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एकदम स्टार लगा लीजिए और रिवाइज करते हुए चलिए। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप कौन जीता है भैया? तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता है और इसकी विजेता इंग्लैंड थी। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? तो जो पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप उसको इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हरा के, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। पुरुष वाला इंग्लैंड जीता और महिला वाला भारत जीता, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अंडर 19 की बात हम कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन के महान संत रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था भैया? हम्पी में, विजयनगर, मदुरई, श्री पेरम्बदूर में हुआ था, इसे आप दिमाग में रखिएगा। भक्ति आंदोलन के महान संत रामानुज के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आर्टिमिस मिशन क्या है भैया? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ठीक है, वो नासा ने इसको प्रक्षेपित किया है आर्टिमिस मिशन, और ये जो है मनुष्य को कहाँ, चांद पर ले जाने की फिर से तैयारी है, ठीक है। आर्टिमिस मिशन चांद पर जाने वाला एक मिशन, इसे याद रखिएगा। और हमारा मिशन नहीं है, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका का ये मिशन है। और हमारे भारत का बात किया जाए तो इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान का नाम क्या है? तो गगनयान है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है पूछा जाए तो बुध को बता दीजिएगा। और सबसे गर्म ग्रह पूछ ले तो शुक्र को बताइएगा, इसी को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, मतलब सांझ का तारा और सुबह का तारा इसी को कहा जाता है। ये बुध शुक्र को याद रखिएगा, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों HDI इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी आई है? हम भाई साहब 131वें स्थान पे, 132वें पे हैं, 136वें पे हैं या 137वें पे हैं। तो भारत का स्थान 132वां है, इसे आप याद रखिएगा। जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसे जारी कौन करता है तो इसे UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि HDI इंडेक्स किस आधार पर तय होते हैं, सीधे एग्जाम में आ जाता है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, इन तीनों को मिलाकर किसी देश की रैंकिंग तय की जाती है कि आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है और आपकी साक्षरता क्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, लल्लन टॉप में देखिए भारत की रैंकिंग 132वीं है और HDI रैंकिंग तय करने के 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोस्तों ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात हम आपसे कर रहे हैं। इसका प्रारंभ दोस्तों 2009 में हुआ था और इसकी पहली बार विजेता जो थी वो इंग्लैंड ही बना था, ठीक है। बात किया जाए 2023 में ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? अभी परसों ही हुआ है भाई साहब, हमने कल वाली करंट अफेयर में भी इसको बताया था और आज भी इसको रिवाइज कर लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इसकी विजेता साउथ अफ्रीका थी, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में किया गया। हमने कल वाली क्लास में वो मैदान का नाम भी बताया था, उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और इस ICC में हमारी महिला टीम जो है इसी ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, जो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप की 2023 में विजेता बनी है। दोस्तों वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हमने ये क्लास को कल आपको हमने पढ़ाया था, आपने अगर इसको देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जो है ये T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है और इसका आयोजन केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान में हुआ था जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच एकदम क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, आने ही वाला, इसको देख के जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बेथ मूनी जो है ये इसकी प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट एशली गार्डनर बनी थी, इसे भी याद रखिएगा। इन्होंने 10 विकेट लिया था और 110 रन भी बनाया था। दोस्तों 2018, 2020 और 2023 लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का, और इससे पहले 2010, 12 और 14 में भी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम वाकई में बहुत तेज तर्राक है भाई साहब, इन्हें याद रखिएगा। आइए देखते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में आज आप देखेंगे जो है मेघालय राज्य आप देख रहे हैं, ये मेघालय के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है, यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान इन्हें
इन्हें याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, कौन सी पार्टी के हैं? एनपीपी के हैं। वहाँ 60 विधानसभा सीट है, एक सदनीय विधानसभा है, मतलब वहाँ विधान परिषद नहीं है। और ये मेघालय हमारा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, इसे भी याद रखिएगा। आप छत्तीसगढ़ में है, आपकी राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन आप ही के देश में एक राज्य अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया है, इतनी अंग्रेजी वहाँ पढ़ा दी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने कि वो सब अंग्रेजी हो गए भैया। मेघालय वालों की तो राजभाषा भी अंग्रेजी है। यहाँ पे 2 लोकसभा मतलब 2 सांसद खाली बनेंगे, 2 सांसद होते हैं और राज्यसभा में एक ही आदमी जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका मेघालय राज्य का गठन जो हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, इसे याद रखिएगा। और यहाँ का जो पहाड़ी मैना है ग्रेकुला रिलीजियोसा, ये हमारे छत्तीसगढ़ का भी तो कुछ है, इसे आप कमेंट बॉक्स में छाप दिए क्या है। और यहाँ मेघालय का राजकीय पक्षी भी पहाड़ी मैना है। अब हमने किस लिए पहाड़ी मैना को इस क्लास में लिया है आपको समझ में आओगे, सीजीएसआई एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1835 ईस्वी में फिरंगियों ने मेघालय को असम में शामिल किया था, इसे आप याद रखिएगा, एक पहाड़ी स्टेट है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण ललन टॉप फैक्ट की, खादर मिट्टी। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है खादर मिट्टी कैसे बनती है, या कौन सी मिट्टी होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी जो होती है गंगा नदी बेसिन के उत्तरीय मैदान में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण दोस्तों क्रिस्टलीय कायांतरित चट्टानों के अपरदन से जो है लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्च अम्लता के कारण कृषि हेतु यह अनुपयुक्त होती है, मतलब लेटेराइट मिट्टी में आप खेती बाड़ी वाला काम नहीं कर सकते। और काली मिट्टी की बात करें दोस्तों तो बेसाल्ट और लावा के उपक्षय कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे भी थोड़ा सा अपने दिमाग में आप रखिएगा। और पर्वतीय मिट्टी आप देख लें कि चाय व कॉफी का अधिकतम उत्पादन जो है इन्हीं पर्वतीय मिट्टियों में किया जाता है। और भारत में जंगली मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है, इसे भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कर्नाटक, जो कि बेहद है खास। देखिए कर्नाटक की स्थापना दोस्तों, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। इसका पूर्व नाम मैसूर है और पश्चिम में ये अरब सागर, उत्तर पश्चिम में ये गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु व दक्षिण में केरल से घिरा हुआ है। दोस्तों कर्नाटक में टोटल 31 जिले हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है और राजधानी जो है बेंगलुरु, आप उसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कर्नाटक आप देखें विश्व धरोहर स्थल जो हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य, हमने आपको पूरा इतिहास उसका पढ़ाया था, किस प्रकार से गोलकुंडा, बीदर और यहाँ के शासकों ने मिलकर हम्पी के विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, उसको इन्होंने इतने 4 मुस्लिम राजाओं ने, इस हिंदू राजा एक अकेला राजा था। और यहाँ की सुख समृद्धि, हम्पी को पत्थरों का खंडहर इसीलिए कहा जाता है कि इन 4 राजाओं ने उसको एकदम सर्वनाश कर दिया, उसका विनाश कर दिया, लेकिन इनका भी विनाश हो गया, आज इनका पता नहीं है, ठीक है भाई साहब। तो इन मुस्लिम राजाओं ने जो हमारे गोलकुंडा, बीदर के जो शासक थे, ये सब लोगों ने मिलकर हम्पी पे अटैक किया था। 4 राज्यों के राजा जो वहाँ के मुस्लिम राजा थे, चारों लोग इकट्ठा होके एक हिंदू राजा के ऊपर अटैक किए थे। वही विजयनगर साम्राज्य है जिसके अवशेष आज भी पाए जाते हैं, ठीक है। और 1765 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। हम्पी जो है इस्लामी सल्तनतों के अधीन इसी में गया था, ठीक है भाई साहब। तालीकोटा के तो गोलकुंडा, बीदर, इन लोगों को याद रखिएगा, ये सब मिल के अटैक किए थे। जोग जलप्रपात, ये बार बार एग्जाम में आता है, जोग या गरसोप, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और शरावती नदी पर है, इसे जरूर दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा, शरावती नदियां ये कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं। कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा, शरावती। जैसे मध्य प्रदेश में आप नर्मदा को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आप इंद्रावती को देखते हैं जो बस्तर की जीवन रेखा मानी जाती है, आप ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। दोस्तों शिमोगा जिले में अंगुबे क्षेत्र भारत का दूसरा सबसे सर्वाधिक औसत वाला स्थान है, ये कर्नाटक में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य का दोस्तों यक्षगान बहुत प्रसिद्ध है और श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की एकाश्म प्रतिमा है जो जैन धर्मावलंबियों की सर्वप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, इन्हें भी आपको याद रखना है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की एकात्मक प्रतिमा। दोस्तों राष्ट्रकवि कुवेम्पु जो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे, जिन्होंने जय भारत जननीय तनुजते कर्नाटक का राज्यगीत लिखा था, इसे भी याद रखिए। कर्नाटक के राज्य गीत क्या है? जय भारत जननीय तनुजेते, इसे आप याद रखिएगा। और अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ये कहाँ का राज्य गीत है? इसे कमेंट बॉक्स में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो जरूर इसको छाप के बता दें भाई साहब, ठीक है। और कमेंट आपको करना है, और अगर मौका मिले थोड़ा सा गाना है, इसको तो जब मैं बोलता हूँ उसका मुझे खुद ही गाने का मन करता है, और एक बार मैं सुनाता हूँ यार, आज थोड़ा सा सुनिए। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया,
बहुत अच्छा है, ये छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और जब बात हो रही थी कर्नाटक के राज्य गीत की, तो भाई साहब जो ये इसकी रचना किसने किया है, नरेंद्र वर्मा जी को भी याद रखिएगा, अभी सब इंस्पेक्टर वाले में पूछे गए थे, ठीक है। इनकी रचनाओं के भी बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अनिल कुंबले को आप जानते हैं, भारतीय टीम के लेग स्पिनर रहे, कप्तान भी रहे, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का उत्सव कर्नाटक में होता है, जिसका नाम है कोंडो हॉकी उत्सव। बीजापुर का गोल गुंबद बैजेंटाइन साम्राज्य के हैजिया सोफिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। और आप देखें कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, गोल गुंबद, तो बीजापुर में पड़ता है, कर्नाटक में, आप याद रखिएगा। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला पूछ लिया जाए तो बाईजेंटाइन साम्राज्य के हैजिया सोफिया, ये वहां का गोल गुंबद है, पहले स्थान पर ये है और दूसरे स्थान पर हमारा ये है। आपसे पूछ लिया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पाए जाते हैं भैया, तो ये बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाए जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कुद्रेमुख अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, ये विश्व के प्राकृतिक आश्चर्यों में माना जाता है, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। निम्न में से झारखंड राज्य में स्थित कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, नवेली। भाई साहब झरिया कहाँ है, बलम गईले झरिया का है गाना, तो भैया बलम जब झरिया गईले तो ये वही है भाई साहब कि झरिया, बोकारो, गिरिडीह जो है ये कहाँ है, तो ये भाई साहब झारखंड में है। और ये नवेली कहाँ पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और नहीं तो तमिलनाडु आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तमिलनाडु में ये नवेली कोयला उत्पादक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे कि उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कोयला भंडारण में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पे है, इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ किस स्थान पे, ये हमें बताइएगा। दोस्तों, बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा गैस पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और सीजी व्यापम का एकदम प्रिय क्वेश्चन है ये। शुष्क बैटरी बनाने में रंग व कांच उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है। कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट, ये बॉक्साइड उत्पादक क्षेत्र हैं और ये उड़ीसा में पाए जाते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, लल्लन टॉप में आप देखिए कि जो भारत के दक्षिण में, जो भारत का दक्षिण एरिया है, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, उड़ीसा का पठार, भारत के खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो भारत के दक्षिण पूर्व भाग को जो है खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा का पठार, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, खेतड़ी राजस्थान, यहाँ से जो तांबा मिलता है सिंधु काल से भी जो है एकदम प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। और आपके बगल में छत्तीसगढ़ में यही मलाज खंड पड़ेगा आपका, बालाघाट जिले में, वहां भी तांबा की खान है, मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। और अंगड़ी गुंडाला क्षेत्र, गुंटूर जिला, नेरूर, आंध्र प्रदेश में है, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का जो है मात्र जो है राज्य है मध्य प्रदेश, तो हम अपने मलाज खंड वाली तांबा खान को भी तो याद रख सकते हैं, आप याद रख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास थी, इस क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको पूरे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी की एकदम कंप्लीट टॉनिक है भाई साहब। पूरा जीएस छत्तीसगढ़ और भारत का भी जीएस हम क्वालिफाई करेंगे, जो है मेंस। अगर आप हमारे साथ दिलाना चाह रहे हैं तो आप मेंस दिलाइए, हम आपको इंटरव्यू तक ले चलेंगे, ठीक है। इन्हीं वादे के साथ आपसे मिलते हैं कल की महत्वपूर्ण क्लास में। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।